हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम देखेंगे फाइनेंशियल इनोवेशन। बेसिकली फाइनेंशियल इनोवेशन जो टॉपिक है वो है कि आज के दिन में जो हमारे फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं उनको क्या क्या नया चीज करना पड़ता है। पहले क्या क्या सर्विसेज वो लोग प्रोवाइड करते थे और आज के दिन में क्या नया मॉडर्न सर्विसेज वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी को यहाँ पे बोला गया है फाइनेंशियल इनोवेशंस। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। Financial intermediaries have to perform the task of financial innovation to meet the ever-changing requirement of the economy and to help the investors cope with the increasingly volatile market. Because of this reason, there is a necessity for the financial intermediaries to innovate unique financial instruments. तो बोला ये चेंजिंग एनवायरमेंट, चेंजिंग रिक्वायरमेंट के वजह से फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज को जो है नया नया फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लॉन्च करना पड़ता है। द फॉलोइंग आर द मेजर रीजंस फॉर फाइनेंशियल इनोवेशंस। क्या क्या रीजन है फाइनेंशियल इनोवेशंस करने का? सबसे पहला, लो प्रॉफिटेबिलिटी। Profitability refers to the ability of a financial institution to maximize profit. The profitability of major financial institutions has been declining. आज के दिन में मैक्सिमम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जो प्रॉफिटेबिलिटी वो गिर रहा है और उस गिरते हुए प्रॉफिटेबिलिटी को संभालने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए सर्विसेज लॉन्च करना जरूरी है। So the institutions are compelled to seek new products which fetch high returns. तो क्योंकि उनका प्रॉफिटेबिलिटी गिर रहा है, आज के दिन उनको नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने का जरूरत है, नया टाइप ऑफ सर्विसेज देने का जरूरत है, जिसके वजह से उनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। नेक्स्ट आता है कंपटीशन। The entry foreign and private players in the financial services sector have led to severe competition. आज के दिन में फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत सीवियर कंपटीशन है और अगर हम नए नए सर्विसेज नहीं देंगे तो हम कॉम्पिटिटर्स से compete नहीं कर पाएंगे। This has compelled the institutions to innovate the financial instruments. Next, economic liberalization. Economic liberalization such as deregulation of exchange control, liberalization का मतलब था कंट्रोल्स कम करना, हटाना, and interest rate ceilings etc. have made the industry more innovative. तो आजकल बहुत ज़्यादा लिबरलाइजेशन है जिसके वजह से अपने मन से बहुत नए नए टाइप के सर्विसेज ला सकते हैं, दैट इज इंक्रीजिंग द इनोवेशन इन द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। Customer services. To cater to the needs of various customers, financial institutions must be innovative. Customers desire for newer products at lower cost or lower credit risk replacing the existing ones. To meet the increasing customer sophistication, the financial intermediaries are constantly undertaking research to invent a new product which suit to the requirements of investing public. तो बेसिकली आज के दिन में कस्टमर का डिमांड भी है न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू सर्विसेज एट अ लोअर कॉस्ट, जो कि कंपेल करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को नए प्रोडक्ट या सर्विसेज लाने में। ग्लोबल इम्पैक्ट। The changes happening in the global scenario is affecting the financial service sector to a larger extent. Financial intermediaries have to come out of their traditional approach and they are ready to assume more credit risk. As a consequence, many innovations have taken place in the global financial sector which have its impact on the domestic sector also. आज ग्लोबलाइजेशन का दिन है और अगर फॉरेन में कुछ इनोवेशंस होता है फाइनेंशियल सेक्टर में तो उसका प्रभाव जो है डोमेस्टिक में भी पड़ता है। नेक्स्ट है इन्वेस्टर्स अवेयरनेस। आज के दिन में हम पब्लिक को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, इन्वेस्टर्स अवेयर है, उसके बाद इंटरनेट है, यूट्यूब है और वो सब कुछ जो है रिसर्च कर सकता है
तो आज के दिन का जो कस्टमर, आज के दिन हम किसी को भी ज़्यादा दिन तक बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे, चीट नहीं कर पाएंगे। अगर हमारा सर्विसेज अच्छा नहीं है, हमारे प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं है, तो हम अपने कस्टमर को कभी रिटेन नहीं कर सकते। इस वजह से, क्योंकि इन्वेस्टर्स आज के दिन में अवेयर हो चुका है, नया प्रोडक्ट या सर्विसेज देना जरूरी है। There is a degree of awareness among the investing public. There has been a distinct shift from investing the savings in physical assets like gold, silver and land to financial assets like share debentures and mutual funds. आज का पब्लिक भी अवेयर है। पहले वो खाली गोल्ड, सोना, चांदी और जमीन में पैसा लगाता था, लेकिन आज का इन्वेस्टर शेयर, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना जानता है। Within the financial assets, they go from risk-free bank deposits to risk investment in shares. To meet the growing awareness of the public, innovation has become the need of the hour. तो पब्लिक अवेयर है और उसके वजह से आज के दिन में इनोवेशन जरूरी है। क्लियर है ये? नेक्स्ट, क्या क्या नया प्रोडक्ट या सर्विसेज आज के दिन में आ चुका है। बेसिकली 10 तो प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो कि पहले नहीं था और आज के दिन में जो है मार्केट में मिलता है या मार्केट में वो सर्विसेज अवेलेबल है। पहला हो गया उसके अंदर मर्चेंट बैंकिंग। अ मर्चेंट बैंकर इज अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी हु हेल्प्स टू ट्रांसफर कैपिटल फ्रॉम दोज हु पोजेसेस इट to those who need it. Merchant banking include a wide range of activities such as management of customer securities, portfolio management, project का counseling करना, underwriting करना, share debentures, loan देना, acting as a banker for refund order, handling interest and dividend warrants, etc. Basically हर एक काम करना related to financial market. Thus, a merchant banker renders a host of services to the corporate and thus promote industrial development of the country. तो एक मर्चेंट बैंकर बहुत प्रकार के सर्विसेज देता है अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट को, जिससे कंट्री के अंदर डेवलपमेंट होगा। तो ये पहला टाइप ऑफ सर्विसेज है जो पहले उतना ज़्यादा फेमस नहीं था पर आज के दिन में अवेलेबल है, दैट इज मर्चेंट बैंकिंग। सेकेंड होता है लोन सिंडिकेशन। देखना, it refers to a loan arrangement by a bank called as lead manager for a borrower who is usually a large corporate customer or a government department. कोई बड़ा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को या कोई बहुत बड़े कस्टमर को लोन देना है, तो आज के दिन में एक बैंक उसको लोन ना देकर बहुत सारे बैंक्स मिलकर भी लोन दे सकते हैं, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में कंजोर्शियम भी बोला जाता है या उसको लोन सिंडिकेशन भी बोलते हैं। जैसे विजय माल्या को लोन दिया गया था तो उसमें जो एसबीआई था वो लीड बैंक था और बाकी जो बैंक थे वो लोग भी थे। तो मैक्सिमम लोन एसबीआई दिया था 50-60% लोन और बाकी जो 40% लोन है वो 3-4 बैंक मिलकर दिए थे। इसको बोलते हैं लोन सिंडिकेशन। ये कब पॉसिबल होता है? जब लोन का अमाउंट बहुत ज्यादा बड़ा होगा। The other banks who are willing to lend can participate in the loan by contributing an amount suitable to their own lending policies. Since a single bank cannot provide such a huge sum as a loan, a large number of banks join together and form a syndicate. Syndicate मतलब group. It also enables the members of the syndicate to share the credit risk. जिससे क्या होता है? रिस्क भी कम होता है। आज पैसा डूबेगा तो सारे बैंक का डूबेगा, एक बैंक का नहीं डूबेगा, तो उससे रिस्क भी जो है कम होगा। नेक्स्ट है लीजिंग। लीजिंग एज अ फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट इज एन अरेंजमेंट बिटवीन टू पार्टीज, द लीजिंग कंपनी और द लेसर एंड द यूजर और लेजी, whereby the former arranges to buy capital equipments for the use of the latter for an agreed period of time फॉर द पेमेंट ऑफ रेंट। तो लीज मतलब बेसिकली भाड़ा में लगाना। कोई एक आदमी जैसे कोई मशीन खरीद लिया और उस मशीन को वो रेंट पे देता है डिफरेंट पर्सन्स को, तो रेंट में देना इज बेसिकली कॉल्ड एज लीजिंग। द रेंटल्स आर प्रीडिटरमाइंड एंड पेएबल एट फिक्स्ड इंटरवल्स ऑफ टाइम according to the mutual convenience of both the parties. However, the lessor remains the owner of the equipment
ओवर द प्राइमरी पीरियड। मतलब मालिक मैं ही रहूंगा, मैं कौन हूँ, लेसर या लीजिंग कंपनी सोच लो, और मैं एसेट्स खरीदूंगा और मैं ये एसेट्स भाड़ा में लगाऊंगा टू द लेसी, और उससे मैं रेंट कलेक्ट करूंगा। ये है बेसिकली लीजिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स मेरे हिसाब से जानते भी होंगे, जहाँ पे एक म्यूचुअल फंड कंपनी होता है जो इन्वेस्टर्स लोगों से पैसा लेकर उसको डाइवर्स पोर्टफोलियोज में इन्वेस्ट करता है, शेयर मार्केट में उसको लगाता है, और उससे जो भी रिटर्न्स आता है वो अपने इन्वेस्टर्स को पास ऑन करता है, बीच में थोड़ा बहुत उसको भी रिटर्न्स मिल जाता है। ये है बेसिकली म्यूचुअल फंड, जहाँ पर इन्वेस्टर का पैसा को लेकर शेयर मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं। हम खुद अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो देयर इज अ चांसेस ऑफ लॉस, क्योंकि हमको उतना जानकारी नहीं है। लेकिन ये जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं इसमें एक्सपर्ट लोग होते हैं, और ये हमारे बदले म्यूचुअल फंड कंपनी पैसा लगाता है इन द शेयर मार्केट। आज के दिन में बहुत फेमस है म्यूचुअल फंड्स। A mutual fund refers to fund raised by financial service company by pooling the savings of the public. Public से पैसा लेता है. It invests in the diversified portfolios with a view of spreading and minimizing the risk. The funds provided investment avenue for small investors who cannot participate in the equities of big companies. It ensures low risk, steady returns, high liquidity, एंड बेटर कैपिटल एप्रिसिएशन फॉर द लॉन्ग रन। हम खुद करेंगे तो उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे जितना हमारे बदले म्यूचुअल फंड कंपनी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है फैक्टरिंग। फैक्टरिंग बेसिकली अपने कस्टमर्स, अपने डेटर्स जिससे हमको पैसा मिलने वाला है उसको हम सेल कर देते हैं टू अ पर्सन कॉल्ड एज फैक्टर, जो हमको पैसा दे देगा और वो हमारे बदले पैसा कलेक्ट करेगा फ्रॉम द डेटर्स। जैसे मुझे डेटर से पैसा मिलने वाला है, ठीक है, लेट्स से 1 लाख रुपीज। अब मैं मेहनत करूंगा, कलेक्ट करूंगा, बहुत सारे डेटर्स है, बहुत मेहनत लगेगा कलेक्शन करने में, तो मैं इसको सेल कर सकता हूं टू अ पर्सन कॉल्ड एज फैक्टर। वो मुझे आज पैसा दे देगा, 1 लाख पूरा नहीं देगा, 95, 92, 93, 94 ऐसे कुछ पैसा दे देगा, और ये हमारे बदले डेटा से पैसा कलेक्ट करेगा और खुद रख लेगा। दिस सर्विस इज कॉल्ड एज फैक्टरिंग। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज यूज करती है इसको। फैक्टरिंग इज अ मेथड ऑफ फाइनेंसिंग वेयर बाय कंपनी सेल्स इट्स ट्रेड डेट्स एट अ डिस्काउंट टू अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। In other words, factoring is a continuous arrangement between a financial institution, namely the factor, and the company, namely the client, who sell goods and services to the trade customers on credit. As per the arrangement, the factor purchases the client's trade debts, including accounts receivable, either with or without recourse. With or without recourse का मतलब bad debt, या तो bad debt क्लाइंट बियर करेगा, या कभी कभी ऐसा हो सकता है बैड डेट जो है फैक्टर बियर करेगा टू द क्लाइंट, एंड दस एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द क्रेडिट एक्सटेंडेड टू द कस्टमर, एडमिनिस्ट्रेट्स द सेल्स लेजर। तो बेसिकली अपने ट्रेड रिसीवेबल को सेल कर देना और पैसा कलेक्ट कर लेना। अब हमारे बदले फैक्टर जो है पैसा कलेक्ट करेगा फ्रॉम द डेटर्स। ठीक है, नेक्स्ट फोरफेटिंग। Forfeiting has been defined as a non-recourse purchase by a bank or other financial institutions of receivables arising from export of goods. तो बेसिकली फैक्टरिंग और फोरफिटिंग में ज़्यादा फर्क नहीं है। फैक्टरिंग जो है बेसिकली विद इन द कंट्री जो पैसा हमको मिलने वाला है, और फोरफिटिंग होता है जहां पे हम बाहर कहीं एक्सपोर्ट किए सामान और हमको फॉरेन से पैसा मिलने वाला है, उसको सेल करके आज पैसा कलेक्ट करना इज बेसिकली फोरफिटिंग। फोरफिटिंग इज अ टेक्निक बाय विच द फोरफिटर फाइनेंशियल एजेंसी डिस्काउंट्स एन एक्सपोर्ट बिल एंड पेज रेडी कैश टू द एक्सपोर्टर हु कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन द एक्सपोर्ट फ्रंट विदाउट बॉदरिंग अबाउट कलेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट बिल्स। तो तुमको पैसा कलेक्शन का चिंता नहीं करना है, तुमको खाली सामान बेचना है, एक्सपोर्ट करना है, पैसा तुमको मिल जाएगा। कंपनी जो है फॉरेन से पैसा कलेक्शन करता रहेगा।
The forfeiter does so without any recourse to the exporter, and the exporter is protected against the risk for non-payment of debts by the importer. Generally ये recourse होता है, मतलब जो भी bad debts अगर हुआ by chance, तो bad debts जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का बैड डेट होगा, हमको तो पूरा पैसा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल बेसिकली वो कंपनीज हैं जो पैसा इन्वेस्ट करती है नई नई स्टार्टअप्स के अंदर। इट रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन न्यू एंड अनट्राइड एंटरप्राइजेस, स्टार्टअप में पैसा लगाना, which are lacking a stable record of growth. In the broader sense, VC, venture capital, refers to commitment of capital as a shareholding for the formulation and setting up of small firms, specialization in new ideas or new technologies. It is not merely injection of funds into a new firm, it is simultaneous input of skill needed to set up the firm, design its marketing strategy, एंड ऑर्गेनाइज एंड मैनेज इट। तो वेंचर कैपिटल खाली पैसा नहीं लगाता, साथ में स्किल्स भी देता है बिजनेस सेटअप के लिए, डिज़ाइंस फॉर मार्केटिंग एंड बाकी चीज़ ऑर्गेनाइज एंड मैनेज करता है। बेसिकली फुल सपोर्ट करता है टू द न्यू एंड अनट्राइड एंटरप्राइज, बेसिकली स्टार्टअप्स। नेक्स्ट, कस्टोडियल सर्विसेज। अंडर दिस अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी मेनली प्रोवाइड सर्विसेज टू द क्लाइंट्स, particularly in foreign investors, for a prescribed fee. Custodial services provide agency services like safekeeping of shares and debentures, collection of interest and dividend, and reporting of matters on corporate development and corporate securities to foreign investors. Basically, foreign investors के shares, debentures को ठीक से रखना, उनके बदले इंटरेस्ट डिविडेंड कलेक्ट करना, ये सब काम है कस्टोडियल सर्विसेज का। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज। बेसिकली बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बहुत सारा एडवाइजरी का काम भी मिलता है, जहाँ पर वो बड़ी बड़ी कंपनीज को एडवाइस करते हैं कैसे पैसा उठाना चाहिए, कौन से सिक्योरिटी से पैसा लेना चाहिए, कितना शेयर्स इशू करना चाहिए, कितना डिवेंचर्स, एडीआर, जीडीआर, कहाँ से कितना पैसा लाना चाहिए, ये सब बेसिकली गाइड करना को बोलते हैं कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज। फाइनेंशियल इंटरमीडिएट particularly bank has set up corporate advisory services branch to render exclusively to the corporate customers. For instance, some bank extend computer terminals to their corporate customers so that they can transact some of the important banking transactions by sitting in their own office. As a new avenue of financial like euro loans, GDR, etc. are available to the corporate customers. This service is of immense help to the customer. Securitization. Securitization of debt or asset refers to process of liquidating the illiquid and long-term assets like loans and receivables of financial institutions like bank by issuing marketable securities against them. तो बेसिकली ये जो लॉन्ग टर्म में पैसा मिलने वाला है बैंक्स को, वो सब पैसा आज कलेक्ट करना या उसके बदले आज पैसा देना इज कॉल्ड एज सिक्योरिटाइजेशन। ठीक है, इट इज अ टेक्निक बाय विच अ लॉन्ग टर्म या नॉन नेगोशिएबल and a high valued financial assets like hire purchase converted into securities of small values which can be traded in the market just like shares. तो और एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया बड़ी बड़ी सिक्योरिटीज को छोटे छोटे हिस्सा में डिवाइड करना ताकि उसको मार्केट में ट्रेड कर सके, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिक्योरिटाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट एलओसी। एलओसी होता है बेसिकली गारंटी देना। हम जो फॉरेन से सामान मंगवाते हैं, आज जैसे मैं कहीं फॉरेन से सामान मंगवा रहा हूँ, तो वो लोग क्यों भरोसा करेंगे मेरे ऊपर, है ना? अगर मैं पैसे नहीं दिया तो, और मैं पहले पैसा भी नहीं देना चाहता क्योंकि पैसा दे दिया और वो लोग सामान नहीं भेजे तो बहुत दिक्कत है इसमें फॉरेन ट्रांजेक्शन्स में। तो बैंक हमारे बदले गारंटी देता है फॉरेन में कि तुम सामान सप्लाई करो, हम तुमको पैसा देंगे। अगर ये आदमी पैसा नहीं दिया तो बैंक पैसा देगा हमारे बदले। तो ये जो गारंटी देता है बैंक हमारे बदले टू द फॉरेन क्लाइंट्स, टू द फॉरेन सेलर,
इसको बोलते हैं, डॉक्यूमेंट को बोलते हैं LOC, लाइंस ऑफ क्रेडिट, जिसमें हमारा बैंक गारंटी दे रहा है फॉरेन में कि इसको सामान दे दो, इसको मशीनरीज दे दो, ये पैसे दे देगा, और अगर ये पैसा नहीं दिया तो हम पैसा देंगे। दिस इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ क्रेडिट। क्लियर है इतना? तो लाइन ऑफ क्रेडिट खुद से पढ़ना, जितना मैं समझाया उतना ही है उसके अंदर, ठीक है। तो फाइनेंशियल इनोवेशन जो है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हो सकता है हमको सब लर्न ना भी हो सके सीरियली, लेकिन सबका मीनिंग ठीक से समझ लेना। किसी के बारे में कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आ गया तो वो सब भी हम आराम से फिर लिख पाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अभी के लिए इतना। फाइनेंशियल इनोवेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू एंड बाय बाय।